नमस्कार, मैं सुप्रभा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि 11वीं लोकसभा के लिए चुनाव घोषित हो चुके थे। क्या राव की वापसी हुई या कोई और मार ले गया बाजी? किसका चमका राजनीतिक सूरज? किसकी राजनीति पर छाया ग्रहण? क्या हुई ऐसी बात जिसकी आहट सालों बाद होने वाले एक बदलाव की तरफ इशारा कर गई? राजनीति के तंग गलियारों से घूमता हुआ हर मोड़ पर नए किस्से, नई शरारत। आइए देखें सत्ता का संघर्ष एपिसोड 11। इस बीच सरकार के 5 साल पूरे हो चुके थे। 1996 में अगले लोकसभा चुनाव आदेशित हुए। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार कई सरकारी घोटालों और गलत संचालन के आरोपों के साथ चुनाव में उतरी। उनके कार्यकाल के दौरान 7 कैबिनेट सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। राव पर खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। इन परिस्थितियों में कई प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। मई 1995 में अर्जुन सिंह और नारायण दत्त तिवारी ने नई अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस तिवारी पार्टी का गठन किया। इस टूटी फूटी हालत में कांग्रेस को चुनाव में नुकसान होना ही था। 11वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए भारत में 27 अप्रैल, 2 मई और 7 मई 1996 को आम चुनाव हुए। विभिन्न पार्टियों की स्थिति ऐसी रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस 140, भारतीय जनता पार्टी 161, जनता दल 46, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 32, बहुजन समाज पार्टी 11, समाजवादी पार्टी 17, तेलुगु देशम पार्टी 16, तमिल महिला कांग्रेस 20, समता पार्टी 8, डीएमके 17, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 12, शिवसेना 15। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए भाजपा के नेता के रूप में आमंत्रित किया। नए प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत सिद्ध करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया। भाजपा ने क्षेत्रीय और मुस्लिम दलों के समर्थन हासिल करने के लिए गठबंधन बनाने का प्रयास किया। अंततः वाजपेयी ने स्वीकार किया कि वह संसद के 545 सदस्यों में से 200 से अधिक सदस्यों से समर्थन की व्यवस्था नहीं कर सके और इस तरह उन्होंने विश्वास मत का सामना करने के बजाय इस्तीफा दे दिया, जिससे उनकी 13 दिवसीय सरकार समाप्त हो गई। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई ने भी सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जनता दल नेता वीपी सिंह ने भी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। इस पर नेशनल फ्रंट ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सवादी थी, नेता और पश्चिमी बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री ज्योति बसु से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए संपर्क किया था, लेकिन पार्टी ब्यूरो ने इसे इनकार कर दिया। इस पर बसु ने जनता दल नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा का नाम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में दिया। नाम पर सहमति हुई और जनता दल संयुक्त मोर्चा यूनाइटेड फ्रंट और छोटे दलों के एक समूह ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से देवेगौड़ा के नेतृत्व में सरकार बनाई। संयुक्त मोर्चा यूनाइटेड फ्रंट 1996 के आम चुनावों के बाद भारत में गठित 13 राजनीतिक का एक गठबंधन था। इसके चेयरपर्सन थे एन चंद्रबाबू नायडू, पर कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण गौड़ा ने 21 अप्रैल 1997 को इस्तीफा दे दिया। यह तो संभवतः कोई नहीं जानता था कि कांग्रेस ने देवेगौड़ा सरकार से वास्तव में समर्थन किन वजहों से लिया, पर माना जाता है कि कांग्रेस यह मानने लगी थी कि देवेगौड़ा अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के सदस्यों को खरीदने और डराने की नीति इस्तेमाल करने लगे थे। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे थे और उनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन भी हो रही थी। यह आरोप कांग्रेस प्रेसिडेंट सीताराम केसरी के विरुद्ध तक लगे थे। सीताराम केसरी और देवेगौड़ा एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। खैर, देवेगौड़ा के बाद आई के गुजराल को समर्थन देने के लिए लालू यादव और मुलायम यादव
दोनों तैयार हो गए। इसलिए कांग्रेस के ही समर्थन से यूएफ ने फिर सरकार बनाई और इस बार आईके गुजराल प्रधानमंत्री बने। इसी समय चारा घोटाले के परिणाम स्वरूप संयुक्त मोर्चा के कई सदस्यों ने गठबंधन सहयोगी और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के इस्तीफे की मांग की। यादव ने जनता दल से अलग होकर जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का गठन कर लिया। जनता दल के 45 संसद सदस्यों में से 17 ने पार्टी छोड़ दी और यादव का समर्थन किया। नई पार्टी ने संयुक्त मोर्चा का समर्थन जारी रखा और गुजराल की सरकार तत्काल गिरने से बच गई। पर घटना चक्र फिर घूमा। 28 अगस्त 1997 को जैन कमीशन ने सरकार को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में राजीव हत्याकांड में कुछ लोगों और संस्थाओं के तार जुड़े होने की खबर थी। उनमें से डीएमके पार्टी का भी नाम था, जो केंद्र में सरकार को समर्थन कर रही थी, और नाम तो नरसिम्हा राव की सरकार का भी आ रहा था। ऐसे में कांग्रेस ने रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखने को कहा। गुजराल ने मना कर दिया, पर रिपोर्ट को संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपने का आश्वासन दिया, जिसके लिए कांग्रेस तैयार हो गई। पर तब के कांग्रेस नेता ने स्पष्ट कर दिया था कि जिस किसी का भी नाम रिपोर्ट में होगा, कांग्रेस उसके सरकार से निष्कासन की मांग करेगी। डीएमके का कहना था कि यह रिपोर्ट किसी काम की नहीं है। राजीव हत्याकांड में चल रही कोर्ट सुनवाई में निर्णय आने ही वाला था और उसके निर्णय के हिसाब से सब काम हो। खैर 20 नवंबर 1997 को रिपोर्ट संसद में रखी गई। संसद में हंगामा बरपा हो गया। कांग्रेस ने तुरंत डीएमके सांसदों को हटाने की मांग की, पर जब गुजराल ने कांग्रेस को पत्र लिखकर ऐसा करने से मना किया, तो 28 नवंबर को कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। गुजराल ने तब राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि वह संसद में समर्थन खो चुके हैं और इस्तीफा देते हैं। पर ध्यान रहे, उन्होंने लोकसभा भंग करने की मांग नहीं की थी, तो राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहने को कहा। ऐसे में कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया कि सभी सेक्युलर पार्टियां कांग्रेस को यदि समर्थन दे तो वह सरकार बनाने का प्रयास कर सकती है। इस पर यूनाइटेड फ्रंट के चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनके पास स्वयं पर्याप्त समर्थन है और उनको कांग्रेस या भाजपा की आवश्यकता नहीं है। उधर भाजपा ने भी कहा कि वह कांग्रेस के सरकार बनाने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगी। ऐसे में राष्ट्रपति को बिल्कुल स्पष्ट था कि किसी भी पार्टी के लिए अब सरकार बनाना संभव नहीं है और उन्होंने 4 दिसंबर 1997 को लोकसभा भंग कर दी। देश अगले चुनाव की तरफ बढ़ चला। तो क्या हुआ इन चुनावों में? जोड़ तोड़ और संक्रमण से फिसलन भरी हो गई थी देश की राजनीतिक जमीन। पर क्या कोई टिका पाया अपने पांव? अंधेरे में भटकते अपने मतलबों को साधते दल क्या साध पाए देश का हित? क्या बिखरे हुए नेता कर पाए देश को एकजुट? क्या ठगी हुई जनता को मिला कोई जिस पर कर सके वो विश्वास? बनते बिगड़ते राजनीतिक रिश्तों, कुछ उगते सूरजों, कुछ डूबते सितारों की कहानी है अगला एपिसोड, सत्ता का संघर्ष एपिसोड 12।